नमस्कार। हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें आज का हमारा विषय है सियासी शराब। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर शराब बांटकर वोट बटोरने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भानु प्रतापपुर में करीब शराब की 90 पेटियां भाजपा ने कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। उसी तरीके से 83,000 रुपए आदिवासी समाज के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के पास से पकड़ा है और पूरा आबकारी विभाग इस मामले में मौन है। इधर शराब बांटने के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप पूरी तरह से झूठा है। बीजेपी भानु प्रतापपुर उपचुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के झूठे और अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन हमें अपने कार्यों पर भरोसा है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार हमेशा चुनाव में जिस तरीके से पैसे और दारू लोगों को बांटती है, 90 पेटियां शराब पकड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा है। उसी तरीके से कोड़े कुर्से में लगभग 83,000 रुपए सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस के नेताओं के पास से पकड़ा है। पूरा आबकारी विभाग इस मामले को लेकर चुपचाप बैठा हुआ है। आज कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शराब बांटने का आरोप पूरी तरीके से निराधार, झूठा और भ्रामक है। भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो इस प्रकार के गलत आरोप लगा के उसने हार की पटकथा तैयार कर रही है, हार के बहाने तलाशने की शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी शराब बांटने पर भरोसा कभी नहीं करती। हम गांधीवादी लोग हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी की सक्रियता, उनकी लोकप्रियता हमारे जीतने के लिए पर्याप्त आधार। तो आपको बता दें, बीजेपी का आरोप है, उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है, जो कि बेबुनियाद है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर शराब बांटकर वोट बटोरने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भानु प्रतापपुर में करीब शराब की 90 पेटियां बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है। उसी तरीके से 83,000 रुपए आदिवासी समाज के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के पास से पकड़े हैं और पूरा आबकारी विभाग इस मामले में मौन है। इधर शराब बांटने के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप पूरी तरह से झूठा है। बीजेपी भानु प्रतापपुर उपचुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के झूठे और अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन हमें अपने कामों पर भरोसा है। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता अजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व मंत्री बीजेपी से केदार कश्यप जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। तो आपका स्वागत है अजय जी और केदार जी, आप दोनों का स्वागत है। मेरा सवाल अजय जी से, अजय जी, बीजेपी के आरोपों में आपको कितना दम लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब वो ठिकरा किसके सर फोड़े उस चेहरे की तलाश कर रही है, ऐसे बहाने तलाश रही है। अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें आप भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वोच्च नेता अपने आप को समझते हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके बयानों को आप देख लीजिए। जब चुनाव का नामांकन भरने जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे, और जब रिजल्ट आता है और चुनाव हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनता का निर्णय सिरोधार है। तो इस बार भी वही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लगातार हार से बौखलाई हुई है। भूपेश बघेल जी के किसान हितैषी चेहरे से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वही प्रदेश है जहां पर किसान पहले हजारों की संख्या में आत्महत्या करते थे,
आज किसानों का जीवन स्तर कैसे ऊपर ऊंचा उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचलित इसलिए है कि जो बस्तर नक्सलवाद के नाम से जाना चाहता था, जिस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के रहते हुए उनका जो गृह जिला है कवर्धा, वो तक नक्सलवाद की सूची में आ गया था। ये भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि नक्सलवाद 2-3 जिलों तक सिमट कर रह गया है। तो जिस बस्तर को हम नक्सलवाद के नाम से जानते थे, आज डायरेक्ट जींस के निर्माता के नाम से जानते हैं, कॉफी की खेती के नाम से जानते हैं। जिस झीरम घाटी में हमने अपने शहीदों, अपने नेताओं को खोया है, उनकी शहादत हुई है, वहां पर आज उच्च स्तर की कॉफी की खेती हो रही है। तो बस्तर का कायाकल्प लगातार हो रहा है। बस्तर की जनता ने पूरा जनादेश हमें दिया है और निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर में एक जो लड़ाई है वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो ठीक है अजय जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। केदार कश्यप जी, कैसे काउंटर करेंगे? साफ साफ कह रही है कांग्रेस की आप लोग हार रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप लोग देखिए, आरोप हम जो लगा रहे हैं पूरे पुख्ता सबूत के साथ लगा रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे हमारे छत्तीसगढ़ सहित पूरे बस्तर को लूटने का ही काम किया है। एक भी योजना बताए इन लोग चलते हैं, इससे 4 वर्ष हो रहे हैं जिन्होंने चलते यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हो। आज एक भी चलते हैं विकास के काम के नाम पर आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये केवल फर्जी आरोप लगा करके ये लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और इनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ चुका है। आरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 19 सितंबर को क्या होता है, इसका जब हाईकोर्ट से जब फैसला आया तब से लेकर के 2 दिसंबर तक लगभग 70 दिनों तक ये कांग्रेस सरकार सोई थी क्या? विधायक कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम तो गांधीवादी पार्टी है, हम शराब क्यों बांटेंगे? तो ये कहां से बट रहे हैं जो संकल्प लेकर जो शराब बांट रहे हैं? इनके नेता बोलते हैं कि जितने मंत्री हैं वो तो बोलते हैं कि थोड़ा दारू पीना चाहिए, थोड़ा वो करना चाहिए। ये तो इनके ही लोग बोल रहे हैं। मैं आपको सबूत चाहिए तो उनके चलते हैं ऑडियो सुना दूंगा, उनके वीडियो दिखा दूंगा। जो उनके चलते शिक्षा मंत्री बोलते हैं, उनके बाल विकास मंत्री बोलते हैं, उनके जो दारू विभाग के मंत्री हैं वो बोलते हैं। तो ऐसा तो इनका वो है, चाल चरित्र है। ये तो झूठ बोलते बोलते इतने वर्षों तक राज कर लिया भाई इन लोगों। ये तो आज भी चलते हैं झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी हमारे लोगों को ठगने का काम ये लगातार करते रहेंगे। लेकिन हमारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो गए हैं, इसीलिए पूरे देश में अब कांग्रेस सिमट गई है और अब छत्तीसगढ़ बाकी है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं राम अवतार तिवारी जी। राम अवतार तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं जिस तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी, फिर वहां से काउंटर आ रहा है कांग्रेस का कहना है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो 4 साल में इतना काम किया है, वो मंडावी जी ने इतना काम किया है कि हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, उपचुनाव में अंतिम चरण है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत सारी होगी। इससे हट के बात यह है कि सर्व आदिवासी समाज वहां चुनाव लड़ रहा है जी। अब आदिवासी समाज पहली बार प्रयास करके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। अब उसमें क्या भूमिका उनकी बनती है, आदिवासी समाज खुद कितना उसमें महत्व देता है और जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है या नहीं रहती है, ये पता चलेगा। एक बात। दूसरा बात, उस विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी सीट है आदिवासी जी, मगर चारा माता जो बेल्ट है वहां पर पिछड़ा वर्ग बहुत जागरूक जुझारू है जी, उसकी क्या भूमिका है ये पता चलेगा। दूसरा, खुद मनोज मंडावी एक जुझारू नेता थे, सक्रिय थे अपने क्षेत्र में विकास के काम लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर। अब उनकी पत्नी को टिकट दी गई है तो निश्चित तौर पर सहानुभूति रहेगी क्योंकि उस परिवार का और उस क्षेत्र में पकड़ है जी। और इसलिए कांग्रेस वर्सेस भाजपा का मुकाबला रहेगा। इस मुकाबले में मैनेजमेंट में जी थोड़ा कांग्रेस आगे है, सरकार है इसलिए, परंतु कांग्रेस के सामने चुनौती अभी सर्व आदिवासी समाज है,
खुद उनके जो नेता हैं, जो कांग्रेस में एक तरह से गुटबाजी रहती है, वो कांग्रेस के नेता उनको किस तरह मदद कर पा रहे हैं, ये देखने लायक रहेगी। और भाजपा का मेहनत किस तरह है, भाजपा वहां पर पूरे इस सक्रियता के साथ काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां का लोकल बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और प्रदेश स्तरीय नेताओं के ठीक है क्या तिवारी जी, भूमिका आपके है। पास आऊंगा। मैं अजय साहू जी के पास आते हुए मेरा सवाल यह है कि केदार कश्यप जी भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी एक तरफ बोल रही है कि हम गांधीवादी हैं और आपके शिक्षा मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम में कहते हैं कि शराब पीना चाहिए, शराब पीने वालों की तरफदारी करते हैं। तो ये कैसा गांधीवाद है? has put your call on hold. हेलो। अजय साहू जी, क्या मेरा सवाल आपने सुना? जी 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 जी, देखिए, केदार जी आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे। देखिए, जिन मंत्रियों की बात केदार जी कह रहे हैं वो लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासी, केदार जी स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं। जी, आदिवासी समुदाय में, आदिवासी संस्कृति में शराब का क्या महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन लोगों ने ये बातें कही है तो अपने समाज की अपनी जो रीति है, अपनी जो संस्कृति है, उसको लेकर के कही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पर ये लिया तो है कि कुरीति हम है ना, प्रदेश में- ये तो बैड हैबिट है सर, इसको बढ़ावा देना गलत बात है सार्वजनिक मंच से। देखिए, किसी की बैड हैबिट है, अपनी जगह है, लेकिन किसी की संस्कृति पर हम कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। जी, आदिवासियों को उनके जो अधिकार मिले हुए हैं उस पर कुठाराघात नहीं हो सकता है। उनके अधिकारियों, उनके जो अधिकार हैं आदिवासियों के, वो उनको मिलने चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन जी। साथ ही हमने इस प्रदेश के अंदर संकल्प लिया है कि हम शराबबंदी करेंगे। ये वही प्रदेश है जहां पर 2018 से पहले प्रति व्यक्ति शराब की जो खपत थी वो उसमें देश में सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आता था, और आज 4 वर्षों में हमने शराब की खपत को कम करके इसे 18वें नंबर पर लाया है। हम जन जागरण के माध्यम से और लोगों को जागरूक करके शराबबंदी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक दिन शराब मुक्त होकर रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर टीवी डिबेट्स में और फोनों में अगर ये लोग ये बात कहते हैं कि हम वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को तो उठाती है, लेकिन विधानसभा में हमने जो समितियां बनाई हैं उसमें आज तक 4 वर्ष हो गए, इन्होंने अपने 2 विधायकों तक के नाम नहीं दिए हैं। जनता कांग्रेस जोगी ने अपने विधायकों के नाम नहीं दिए हैं। तो जो संघीय व्यवस्था है, संसदीय परंपरा है, उसका भी तो निर्वहन करना है। अगर आप सही में गंभीर हैं तो आपको इस दिशा में भी आगे आना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को कहना पड़ा था कि हम सरकार बने ना बने शराब नहीं बांटेंगे, लेकिन उसके हुआ क्या, इनके ब्लॉक अध्यक्षों के घर से कितने ट्रकों ट्रक शराबें पकड़ाई हैं। आज जो भी अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़ाता है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मिलता है। जो ड्रग्स का रैकेट पकड़ाया हमने, नेक्सस तोड़ा, उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निकलता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने 4 वर्षों में इन सिंडिकेट्स को बनाने में, उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये राजनीति करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाए गुजरात की तरह, तो इनके कार्यकर्ता अवैध शराब की तस्करी में लिप्त हो जाए और पैसे कमाएं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सहने सहने शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बात अभी भानु प्रताप पुल की है। आप बार बार हमारे संकल्प हमको याद दिलाते हैं, गंगा जल की बात करते हैं, राजनीति में सुचिता और नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। केदार जी को बताना चाहिए कि आज ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि ब्रह्मानंद नेताम जैसे व्यक्ति, जिसने एक अबोध आदिवासी बालिका के साथ दुराचार किया हो, उसके साथियों ने दुराचार किया हो, ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, गली गली घूम रही है। सावित्री मंडावी, जहां उन्होंने अपने पति को खोया है, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सावित्री जी ने शिक्षक के पद से इस्तीफा देकर के सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर के इस पर जवाब ले लेते हैं केदार जी से। तो भानु प्रतापपुर में दो केदार तरह जी की लड़ाई है। आप पर, आपकी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप यह है कि आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि शराब बांट रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का यह कहना है कि सारे शराब माफिया तो बीजेपी के लोग हैं। निराधार आरोप लगाते हैं जी। और इन लोगों ने पूरे यहाँ पर जिस तरीके से शराब बांटने का काम किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी पकड़ा है और कहते हैं सर्व आदिवासी समाज ने भी पकड़ा है, लेकिन उन पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कहते हैं आबकारी मंत्री है वो ये स्थानीय है,
और वैसे लोगों को भरत हस्त इनके माध्यम से प्राप्त है, और इनके माध्यम से ही पूरे इस क्षेत्र में आज पैसे और दारू के माध्यम से ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता ने इस बात को समझ लिया है, और इस चीज को अब ये 5 तारीख को जब कल चुनाव है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के माध्यम से इसका फैसला हो जाएगा। केदार जी, वो तो कह रहे हैं कि आपने एक रेपिस्ट को टिकट दे दिया, आप मोरल ग्राउंड तो वैसे ही हार चुके हैं। देखिए, ये निराधार बात कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से फर्जी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे कहें, ऐसी बात कर रहे हैं तो ये फर्जी चलता है, सीडी जो चलता है, लहराने वाले लोग जिनको जो बेल में है वो तो आज मुख्यमंत्री में है ना जी, वो किस बात पे चलते हैं, वो कर रहे हैं, उस बात को बताएं। और ये जो चलता है ईडी का वो लगा हुआ है, इनके जो साथ में चलता है, जो जब उठना बैठना है, जिनके संबंध है, वो लोग चलते हैं आज जेल के सलाखों में है। आने वाले समय में इनकी पूरी सरकार चलते जेल के सलाखों के अंदर होगी भाई जी। ठीक है सर। तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस तू मैमे को? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, जो जनता के मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं जब भी चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो या आम चुनाव हो। जब भी चुनाव आता है तो जैसे जैसे प्रचार पीक पर जाता है और चुनाव की तारीख पास में आती है, जनता के तमाम मुद्दे गौण होते चले जाते हैं। तिवारी जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी विडंबना है कि जनता से जुड़े मुद्दे, जनता को किए गए वादे और जनता के लिए क्या कर सकते हैं, बहस इसका होना चाहिए। चुनाव भी इसी का होता है जी। परंतु नेता जो है, राजनीतिक दल योजनाबद्ध तरीके से ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाते हैं, ध्यान आम जनता का बांटते हैं, और उनके कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, उनके आचरणों की समीक्षा होनी चाहिए। 2 बात मैं बताऊं। पहला कि शराबबंदी किसी भी रूप में है वो गलत है, शराब गलत है। शराब से समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां आ रही है, गांव गांव में बुराइयां आ रही है, घर घर में बुराइयां आ रही है, लोग परेशान हैं। शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाया जाना चाहिए, मगर कोई सरकार ही नहीं करती। भाजपा सरकार ने भी ये काम नहीं किया, और कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया है, वो अभी तक नहीं किया है। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रत्याशी चयन है भाजपा का, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अलग जगह है, कार्रवाई होगी, क्या है, कोर्ट में फैसला आएगा, मगर प्रारंभिक जो स्थितियां दिख रही है उससे जो दागदार छवि के प्रत्याशी बनाए जाने के कारण भाजपा खुद दुविधा में है, भाजपा के कार्यकर्ता खुद परेशान हैं, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है जी। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की बात है। कांग्रेस जो है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है जी, और एक दबंग नेता वहां का प्रतिनिधित्व करता रहा है, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा है, उनका एक प्रभाव रहा है, तो उसको भुनाने की कोशिश वो कांग्रेस वहां कर रही है। और इसके अलावा अपने सत्तारूढ़ दल का होने का, मैनेजमेंट का फायदा उसको मिल रहा है। और चुनाव के दौरान तो भी अब लगातार भाजपा वहां सक्रिय है, भाजपा ने शक्ति लगाई है अपनी। अब कल मतदान है, मतदान में अंतिम फैसला हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और किस हद तक है, कहां पर है। ठीक है सर। अजय साहू जी, आपकी पार्टी ने वादा किया था, वैसे तो 36 वादे किए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और बीजेपी आपको बार बार एक वादा याद दिलाती है, शराबबंदी का। तो 4 साल तो सर बीत गए, अब 1 साल बाकी है। आप बता दीजिए शराबबंदी कब करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं केदार जी की बात का जवाब दूंगा। शराबबंदी के लिए मैंने पहले कहा शराबबंदी होके रहेगी, हम उसके लिए संकल्पित है, लेकिन नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं होगी। केदार जी ने अभी कहा कि भूपेश जी जमानत पर है। उस मामले की जांच कौन कर रहा था केदार जी? उस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, वो जेल गए, जमानत ली, बाहर आए और अब मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों दूध का दूध पानी का पानी नहीं करते हैं आप? कौन दोषी है? किसने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूणत की फर्जी सीडी बनाई थी? क्या ये किसी से छुपी हुई बात है? भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने मंत्री की सीडी फर्जी बनाता है, उसे किस तरीके से
तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को फ्रेम करने के लिए उन तक पहुंचाई जाती है और फिर डॉक्टर रमन सिंह पुलिस भेज करके उस सीडी को जब्त कराते हैं। तो इस तरीके का जो षड्यंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता था और अभी भी चुनौती देता हूं मैं, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ईडी और इनकम टैक्स को आपने छोड़ रखा है छत्तीसगढ़ में और सीबीआई से जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। केदार जी, आपने जिस तरीके से अपनी पत्नी की जगह अपनी साली को 10वीं की परीक्षा में बिठाया था, वो भी समय जो है छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है। आपको ये देखने की आवश्यकता है कि कैसे फंसाए हुए मामले में एक अबोध बालिका जो है उसके साथ रेप होता है और उसमें आप अपने प्रत्याशी के पीछे पीछे घूमते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, उसे बचाने का काम करते हैं। देह व्यापार में अबोध बालिका को देह व्यापार में आपका पूर्व विधायक ढकेलने का प्रयास करता है, आप उसको टिकट देते हैं, उसको विधानसभा में पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आया है। केदार जी, अगर आप आदिवासियों के नेता बनते हैं तो आदिवासियों के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जहां एक बच्ची के साथ रेप का आरोपी गली गली घूम रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र हम बार बार कहते हैं वो भानु प्रतापपुर की जनता के सामने उजागर हो चुका है। आप हमें हमारा वादा याद मत दिलाइए, हम पर ठीक है। अजय जी, इसका जवाब ले लेते हैं केदार जी का। केदार जी, आपकी पार्टी का दोहरा चरित्र है जो जनता के सामने आ रहा है। केदार जी, ठीक है। तीखे सवाल जो होते हैं उसको सुन के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही हाल होता है जी। इन्होंने भूपेश बघेल जी पर निजी हमले किए। मैंने ये कहा कि आपने अपनी पत्नी की जगह अपनी साली को कैसे परीक्षा देने बिठाया? अजय जी, संपर्क सरकार आपकी टूट गया है, फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसी सरकार में ये बात सामने आई। चुनाव को समझते हैं इस पे क्या तिवारी जी के नजरिए से। तिवारी जी, जिस तरह से सारा घटनाक्रम चलता जा रहा है, एक तरफ सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में है, क्या वो वोट काटेगा, इसका डर भी कांग्रेस को सता रहा है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा हमलावर है बीजेपी पे? निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि सर्व आदिवासी समाज अगर एकजुट हो जाए, क्योंकि आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है जी, आदिवासी अपने अधिकार को लेकर खड़ा हो रहे हैं, और अगर तीसरा मोर्चा रहेगा तो तीसरे मोर्चे से भाजपा को फायदा होता है जी। क्योंकि आदिवासी वर्ग का जो वोट है वो कांग्रेस का वोट है जी। कांग्रेस का वोट अगर सर्व आदिवासी समाज में जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भाजपा को हो सकता है। भाजपा भी ये चाहती है कि सर्व आदिवासी समाज को वोट ज्यादा मिल जाए, इस जन समर्थन मिल जाए और उसके आधार पर उसकी वैतरणी पार हो जाए। तो ये दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, ये एक फार्मूला रहता है, इस शायद इसका हो जाए, ये भी एक देख रहे हैं और इसको तोड़ने के भी प्रयास चल रहे हैं कि किस तरह से सर्व आदिवासी समाज जिस तरह सक्रियता से एकजुट से लड़ाई लड़ रहा है, तो सत्तारूढ़ दल अपने दांव पेच से उनको भी हर तरीके से प्रलोभन देके कमजोर करने की कोशिश लगी है जी। तो राजनीति में जो दांव पेच चुनाव में चलते हैं, तमाम दांव पेच दोनों दल के लोग लगे हैं अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति बना के और चुनाव जीतने के लिए। अब तो कल मतदान होना है, इस मतदान में अब पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है और किस तरह है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से अजय साहू थे, बीजेपी से केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े थे, पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल वोटिंग होगी और 8 तारीख को आएगा इस उपचुनाव का नतीजा। उसके बाद साफ हो जाएगा कि ये सेमीफाइनल किस पार्टी ने जीता और 2023 के चुनाव में किसको प्राणवायु के तौर पर यह जीत मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।